हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। फाइनली भारत सरकार ने इंडिया का फर्स्ट एवर जो बेड बैंक है इसे अनाउंस कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट कल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। और बेड बैंक के अनाउंसमेंट के साथ ही जो एनपीए की जो प्रॉब्लम थी, नॉन परफॉर्मिंग असेट को लेकर जो समस्या थी, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बैंकों का जो कर्जा है, बेड लोन है, जिसे एनपीए के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड आपने एक एंटिटी बना दी और इसे नाम दिया बेड बैंक। तो ये बेड बैंक बैंकों का जो बेड लोन है, जिसे एनपीएम कहते हैं, उसको रिजोल्यूशन करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाख करोड़ का जो बेड लोन है, ऐसा माना जा रहा है, ये 2 लाख करोड़ का बेड लोन, ये जो नया बेड बैंक बना है, ये बैंकों से पूरा बेड लोन खरीदेगा, फाइन, और फिर इसका रिजोल्यूशन अपने हिसाब से करेगा। तो बैंकों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली क्योंकि एनपीए आपका बढ़ता जा रहा था। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इश्यूज थे कि बैंकों का जो एनपीए है, बेड लोन है, बढ़ रहा है, तो उससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ को खतरा था। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपका गवर्नमेंट का जो प्रयास है, बहुत ही मतलब सही टाइम पे लिया गया ये डिसीजन है। इसको पूरे को इशू को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, पहले बेड लोन को जानते हैं क्या होता है। जैसे बैंक के अंदर अगर आपने जो पैसा है जमा किया है, बैंक के अंदर अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है, डिपॉजिट आपका जो बैंक में होता है, वो बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी है। आपका पैसा जो बैंक में है, डिपॉजिट है, वो बैंक पे लाइबिलिटी है, मतलब एक भार के रूप में है। आज नहीं तो कल बैंक को वो पैसा चुकाना है। दूसरी तरफ बैंक आपका जो पैसा होता है उसी को लोन के रूप में आगे एडवांस में देता है। अब बैंक ने जो लोन आगे दिया हुआ है उस पे बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब बैंक की यहाँ पे कमाई हो रही है, प्रॉफिट जो है वहाँ से वो ले रहा है। तो लोन एक तरह का क्या हो गया, बैंक के लिए असेट का काम करता है। अब जितने भी लोन्स होते हैं ये असेट होते हैं, क्योंकि बैंक को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक ने कोई लोन दिया, बहुत बड़ा लोन दे रखा है, और उस लोन का रीपेमेंट नहीं आ पाता। मान लीजिए जो कंपनी है जिसे लोन दिया था वो आपकी घाटे में चली गई, बंद हो गई, फाइन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है उसे हम यहाँ पे बैड लोन के नाम से मेंशन कर देते हैं, फाइन। और बैड लोन का नुकसान ये है, अगर बैंक का बैड लोन बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली बैंक जो है घाटे में चला जाएगा, बैंक आपका डूब सकता है। और यही पूरी इकोनॉमी के लिए भी सही है कि पूरी इकोनॉमी में अगर बहुत सारे बैंक उनका एनपीए बढ़ जाता है, बैड लोन बढ़ जाता है, तो पूरी इकोनॉमी का जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, या फिर आप कहिए फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो समस्या है बढ़ते हुए बैड लोन की, जिसे हम एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग असेट भी कह देते हैं, इसको डील करने के लिए आपका बैड बैंक बनाया गया। तो जो बैड लोन है, जिसे हम एनपीए भी कह रहे हैं, ये क्या जाना जाता है, जनरली जो कमर्शियल लोन, ऐसा कमर्शियल लोन जिस पे 90 डेज तक आपको जो है इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल है वापस नहीं मिल रहा है, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट कह देते हैं। क्योंकि असेट इन जनरल ऐसा लोन है जिस पे आपको इंटरेस्ट और ये सब मिलता रह रहा है। अब वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, मतलब वो लॉस के अंदर आपका चला जा रहा है। कंज्यूमर लोन के लिए ये लिमिट 180 दिन की होती है। एग्रीकल्चर लोन के लिए ये मैक्सिमम 2 साल की हो सकती है, या 2 हार्वेस्टिंग सीजन की हो सकती है। तो कुल मिला के ऐसा पैसा, ऐसा लोन जो बैंक ने एडवांस दिया है, लोन के रूप में दिया है, और वो उसको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो वो हो गया एक तरह का बैड लोन। इस बैड लोन की समस्या से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एंटिटी बनाई जिसे हम बैड बैंक के नाम से जानते हैं। अब ये जो बैड बैंक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ये बैंकों से उनका एनपीए है इसको परचेज कर लेगा, ठीक है। मार्केट रेट पे ही आपका ये परचेज हो गया बैंकों से। अब बैंक क्या हो गया, फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि बैंकों का जो एनपीए था, इससे बैंक की बैलेंस शीट क्लियर हो गई। और एनपीए जब बैंकों ने बैड बैंक को बेच दिया तो यहाँ पे इनको ये पैसा भी मिल रहा है। किस तरह से ये फंक्शन करेगा इसको आगे हम लेक्चर में देखेंगे। बट बैड बैंक को ऐसा जानिए कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया जो कि एनपीए जो है बैंकों का, इसको क्या करेगा, यहाँ पे ले लेगा और बैंकों को फ्री एक तरह से करेगा। एंड बैंकों के लिए स्पेस क्रिएट करेगा कि वो अपना नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन चला सकते हैं, अपने उनको पैसा भी यहाँ पे मिल जा रहा है, लेंडिंग का फंक्शन वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट आपने क्लियर कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैड बैंक की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी के रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया, और कल ये अनाउंसमेंट था जहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट एवर बैड बैंक है इसको अनाउंस किया गया है, और इसे आपका नाम दिया गया है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL के नाम से इसे दिया गया है। NARCL जो कि कंपनीज जो एक्ट है उसके अंदर ये आपका रजिस्टर्ड है। NARCL आपका और जो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, दैट इज इट विल एक्वायर स्ट्रेस्ड असेट वोट 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए के, 2 ट्रिलियन रुपए के ये जो असेट हैं इनको क्या करेगा,
वेरियस जो कमर्शियल बैंक्स है उनसे एक्वायर करेगा, मतलब ये खुद अपने पास उनको ले लेगा, खरीद लेगा। 2 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है वो इसको अपने पास लेगा। इसी की एक ऑपरेशनल एंटिटी है जिसे हम नाम दे रहे हैं इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। अब ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, डेट मैनेजमेंट का काम करेगी। मतलब जो ये एनएआरसीएल ने जो बैंकों से ये जो आपका एनपीए है इसे परचेज किया है, तो आईडीआरसीएल क्या करेगा, आईडीआरसीएल उसे मार्केट में बेचने का काम करेगा। जो भी स्ट्रेस्ड असेट हैं, जो भी एनपीए, उसको मार्केट में बेचेगा ताकि उससे जितनी भी रिकवरी की जा सके, जो भी पॉसिबिलिटी हो वो किया जाए। तो यहाँ पे ये जो नया बेड बैंक बनाया है इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, एनएआरसीएल। एनएआरसीएल जो है दैट इज नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये क्या कर रहा है, बैंकों से परचेज करेगा आपका। और इसके अलावा इसी का एक पार्ट है दैट इज आईडीआरसीएल, इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि आपका जो बेड लोन है उसको सेल करेगा। तो इस तरह से एनएआरसीएल आईडीआरसीएल आपका बना है। अब ये फंक्शन कैसे करेगा, किस तरह से बैड लोन को ये रिजोल्यूशन करने की बात कर रहे हैं। देखिए एनएआरसीएल जो है यहाँ पे ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास रहेगी, जबकि आपका आईडीआरसीएल है यहाँ पे 49% इनका स्टेक है। बाकी जो है प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे। तो एनएआरसीएल आपकी ये जो है ये क्या करेगी, मान लीजिए किसी बैंक से इसने 100 करोड़ रुपीज़ का एनपीए खरीद लिया। एनपीए था 100 करोड़ रुपीज़ का, तो एनएआरसीएल कहेगा कि ये आप हमें दे दीजिए। तो जैसे ही 100 करोड़ रुपए का ये जो बैड लोन है बैंक के पास में, वो इसने परचेज़ किया, उसके साथ जो भी सिक्योरिटीज़ कोलेटरल वगैरह अटैच है वो सारे राइट्स इसके पास आ जाएंगे। और एनएआरसीएल क्या करेगा, हैंड टू हैंड यहाँ पे 15% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन द कैश, है ना, जो भी आपका कैश के अंदर है इसका 15% प्राइस आपको दे देगा। बचा हुआ जो एनपीए का 85% का जो आपका कॉस्ट है उसको ये सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में देगा। बैंक को क्या करेगा, ये सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगा, ये सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में इस तरह से देगा। ये सिक्योरिटीज़ क्या हैं, ट्रेडेबल हैं, ट्रेडेबल हैं, बैंक इनको ट्रेड कर सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर इस तरह से, और यहाँ से अपना इनकम जनरेट कर सकता है, पैसे यहाँ से जनरेट कर सकता है। अब एनएआरसीएल के पास में ये पूरा 100 करोड़ रुपए आ चुका है, और यहाँ पे आईडीआरसीएल क्या करेगा, इसको बेचने का प्रयास करेगा कि इसको बेचा जाए ताकि जितना भी हम रिकवर कर सकें वो रिकवरी होगी। तो जब जितना भी पैसा आपका रिकवर किया जाएगा वो पैसा आपका बैंकों को वापस दिया जाएगा, और ये सिक्योरिटी रिसिप्ट बैंकों से वापस ले ली जाएंगी। इसमें एक यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि बैंक अगर बैड बैंक आपका जो बैड लोन है उसको सेल नहीं कर पाता है, जैसे इसने 100 करोड़ रुपए का बैड जो, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन, देखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए एनएआरसीएल ने 100 करोड़ रुपए का एनपीए परचेज कर लिया, तो एनएआरसीएल ये मान रहा है कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ आईडीआरसीएल बेच देंगे। लेकिन अगर ये नहीं बेच पाता है या फिर इसको घाटा खा के बेचता है, 100 करोड़ का था इसको 80 करोड़ ही मिलते हैं, तो ये जो गैप आ रहा है आपका उसको कैसे मैनेज करोगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि हम आपको जो है ये इतने की सिक्योरिटीज़ हैं, लगभग 30,000 करोड़ रुपए की ये सिक्योरिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एनएआरसीएल को ये 30,000 करोड़ रुपए की ये सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे ये जो आपका गैप है, गैप किसके अंदर है, जो आप बेच रहे हैं, बैड लोन को बेच रहे हैं, और जो आपने बैंक को कमिट किया है उसका जो गैप है उसको आप इससे फिलअप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये पुश दे रही है कि हम 30,000 करोड़ रुपए आपको प्रोवाइड कराएंगे, इससे आप जो भी डिफरेंस होगा उसको आप मेकअप कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का रीज़न क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे जो गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट की गारंटी क्या करेगी, जो भी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जो 100 करोड़ रुपीज़ का लोन था एनएआरसीएल ने जो आपका एनपीए खरीदा था, तो उसमें एनएआरसीएल ने मान लीजिए 15% तो दे दिया, 85% आपका सिक्योरिटी के रूप में दिया है, जो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं इनको ट्रेडेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटी दी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट गारंटी नहीं देगी तो इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क किस कॉन्टेक्स्ट में है, मान लीजिए जो बैड बैंक है, बैड बैंक अपना बैड लोन बेच के अगर पूरा पैसा नहीं रिकवर कर पाता है या इसको लॉस होता है, तो उस केस के अंदर तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये गारंटी दी है ताकि ये जो वैल्यू है सिक्योरिटी रिसिप्ट की इनको इम्प्रूव किया जा सके, इनकी लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जा सके, मतलब इनका जो ट्रेडेबिलिटी है, एक्सचेंज है, कहने का मतलब है बैंक इनको आसानी से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकें, बेच सकें, दिस इज ऑल। तो ये जो गारंटी है ये आपकी 5 साल के लिए वैलिड रहेगी, एंड गारंटी फ़ी यहाँ पे गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, और ये गवर्नमेंट कह रही है कि आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हर साल हम ये फीस आपकी बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है अब जितना जल्दी ये जो आपका एनपीए है इसको रिजोल्यूशन करते हो उतना आप फ़ायदे में रहोगे। एनएआरसीएल को ये मैसेज दिया जा रहा है। गारंटी तभी इन्वोक की जा सकती है जब आपका जो एनपीए है या जो भी असेट्स हैं उनका रिजोल्यूशन किया जाए, उनका लिक्विडेशन ऑफ द असेट्स होगा, उसी केस में आप गारंटी ले सकते हो।
अब बेड बैंक की आवश्यकता क्यों थी? बेड बैंक की आवश्यकता सिंपल से इसीलिए है कि अगर कोई भी बैंक है, अगर उसका बैड लोन बढ़ता जाता है, एनपीए उसका बढ़ता जाता है, तो बैंक आपका डूब सकता है, पूरी अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है अगर बहुत सारे बैंक यहाँ पे रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। और 2016 के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि एनपीए आपके लगातार बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न था कि आरबीआई ने सब बैंकों को कह दिया था कि आप अपने बैड लोन जो हैं इनको रिकॉग्नाइज़ कीजिए। और स्पेशली 2008 और 9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद से ये बैड लोन का इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ। एंड बैड लोन को बेसिकली प्रपोर्शन के रूप में जाना जाता है। जितना भी आपने एडवांस दिया है, 100 करोड़ दिया है, तो उसमें से आपका कितना एनपीए है, दैट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ दैट बैड लोन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजर्व बैंक की तरफ से भी ये मेंशन किया गया है कि आपका जो बैड लोन है, दैट इज़ ग्रॉस जो एनपीए है, ये 11% तक बढ़ सकता है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। एक रीज़न तो यही हुआ कि बैड बैंक की आवश्यकता हमें इसलिए थी क्योंकि हमारा जो एनपीए है वो इंक्रीज़ हो रहा था, बैड लोन इंक्रीज़ हो रहा था, और इसकी वजह से रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब बैंकों का अगर एनपीए बढ़ता है तो बैंक क्या करते हैं, रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे सेक्टर में लोन नहीं देते जहाँ पे डूबने के चांस हो। तो फिर मार्केट में क्या होगा, पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने के चांस है, क्योंकि बिजनेस को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे। दूसरा यह है कि बैंक अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर आपका एनपीए हो गया, जो बैड आपका लोन है, बैड लोन है या जो एनपीए है, वो एक तरह का क्या है, लॉस है, आपको घाटा लग गया, तो उस घाटे को मेकअप करने के लिए आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट उधर लेके जाओगे। तो बैंक अपनी कैपिटल को वो लॉस मेकअप में ही लगा देगा और बाजार के अंदर आगे कम पैसा जाएगा। तो ये इशू भी है, इसलिए एक बैड बैंक लाया गया, लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो क्या करेगा, जो डायरेक्ट पूरा का पूरा एनपीए इससे खरीद लेगा। जैसा हमने 100 करोड़ वाला एग्जांपल लिया था, तो अभी ये जो 100 करोड़ है बैंक के पास है नहीं, वो एनपीए है, मतलब ये डूबा हुआ पैसा है। लेकिन अगर इस एनएआरसीएल ने इसको खरीद लिया तो हैंड टू हैंड 15% आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिल रही है। अब बैंक उन सिक्योरिटी रिसिप्ट को ट्रेड कर सकता है, उससे पैसा ले सकता है। तो बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल हो जाएगी, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और लैंडिंग के फंक्शन को कंटिन्यू करेगा। अब टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से यहाँ से देखें तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें सबसे ज़्यादा आपका एनपीए इंक्रीज हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जब एनपीए बढ़ता है, मतलब वहाँ पे जब घाटा होता है, तो उसे मेकअप करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं कि रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है बैंकों का। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन किया है। अब गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो पब्लिक एक्सचेकर से जा रहा है, मतलब टैक्स पेयर का पैसा है। तो इसलिए भी एनपीए की प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व हो, हमारा टैक्स पेयर का पैसा बच सकता है। ये भी इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें बेड बैंक की क्यों आवश्यकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेड बैंक क्या ये जो मैटर है पूरा उसको रिजॉल्व करेगा, क्या एनपीए की समस्या से हमें निजात दिला सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली ये बेड बैंक बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक का सारा हेडेक हट गया, बैंक का पूरा हेडेक हट गया। ये पूरा हेडेक किसने ले लिया? ये बेड बैंक ने पूरा का पूरा टेंशन यहाँ पे ले लिया। अब उसका काम है जो भी करना है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, उसके टॉक्सिक असेट हट रहे हैं, बैलेंस शीट क्लियर हो रही है, और उसके जो प्रॉफिट पहले लॉस मेकिंग के अंदर उसमें जा रहे थे लॉस को कवर करने में, वो अब आगे लैंड कर सकता है, उधार दे सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। तो डेफिनेटली बैंकों की पोजीशन तो इंप्रूव होगी। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट या टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं दिख रहा है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि गवर्नमेंट ने ये जो गारंटी दी है यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो आज तो आपका नहीं जा रहा पैसा, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ये बैड बैंक पूरा का पूरा नहीं बेच पाता है या लॉस खा के अपना एनपीए बेचता है, फाइन, तो उसके अंदर जो भी कमी पड़ रही है वो गवर्नमेंट यहाँ से पैसा पे करेगी, जो 30,000 करोड़ रुपए है। अगेन दिस इज टैक्स पेयर्स मनी। एक और सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे आपका अगर बैड बैंक ये जो पूरा एनपीए है, एनपीए बैड बैंक ने ले लिया, लेकिन अब इस एनपीए को बैड बैंक नहीं बेच पा रहा है, तो ये इतना सारा बैड बैंक खुद ही अपने आप में एक इशू बन जाएगा, फाइन। और उस केस में हु विल बेल आउट दिस बैड बैंक, मतलब ये जो बैड बैंक है इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, ये अपने आप में एक इशू बन जाएगा। अगर ये जो एनपीएज हैं उनको सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होगा, और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का पैसा या फिर आपका ये टैक्स पेयर का पैसा ही वहाँ पे जाएगा। तो इस बैड बैंक का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एफिशिएंट फंक्शनिंग डिपेंड करेगी किस तरह से ये पूरा इशू सॉर्ट आउट होता है। पूरे अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर रिफॉर्म चाहिए, मतलब जो रूट कॉज है एनपीए का उसको सॉर्ट आउट करना है, तो डेफिनेटली आपको जो आपके लेंडिंग ऑपरेशन है, बैंकों के जो लेंडिंग ऑपरेशन है, जिस बेसिस पे बैंक आगे लोन दे रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हमने माल्या वाले केस में देखा था, माल्या वाले केस में बैंक लोन दिए जा रहे थे जबकि माल्या ने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था।
और बैंकों ने सिक्योरिटी के रूप में क्या लिया, स्टेशनरी को लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे प्रिंटर हो गया, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, उन्हीं की सिक्योरिटी के बेसिस पे कई करोड़ों का लोन आपका माल्या को दिया गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो लैंडिंग ऑपरेशन है उनको आप बहुत ज़्यादा रैशनल बनाइए, ठीक है। जो ऑलरेडी पहले डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाए। तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो यहाँ पे यही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी लैंडिंग ऑपरेशन को इंप्रूव किया जाए ताकि एनपीए की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका अनाउंसमेंट है, आज आपका लास्ट डे है टू अवेल दिस एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट जो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। यहाँ पे आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है GS प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल में आप कितने भी ऑप्शनल कर सकते हैं, और GS के अंदर आपका प्री मेंस का प्रिपरेशन इंक्लूड है। इसकी जो प्राइस है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी गई है, ये आपको 46,000 पड़ रही है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू गेट दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। 20 बुक्स आपको फ्री दी जा रही हैं आइकॉनिक और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ। लोन फैसिलिटी का लिंक इज ऑल्सो देयर। हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट होता है जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।